नाज़रीन, जनूबी अफ्रीका के हवाले से बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि एक बार फिर जनूबी अफ्रीका आलमी अदालत में पहुंच गया है और इस बार वो बहुत बड़े एविडेंसेस लेकर पहुंचा है और वहां पर कहा गया कि फिल फॉर नेतन्याहू को खिलाफ जो है वो फैसला आना चाहिए। और साथ जॉर्डन बॉर्डर के ऊपर इसराइल ने फौज तैनात कर दी है। जॉर्डन बॉर्डर के ऊपर इसराइल ने एक पूरी डिवीजन, थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स है वो वहां पर तैनात कर दिए हैं। खतरा यह बताया जा रहा है कि जॉर्डन से कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन इसराइल के ऊपर होने जा रहा है, इसलिए पूरी की पूरी डिवीजन जॉर्डन बॉर्डर के ऊपर लगा दी गई। हालांकि उनको फौज की अशद जरूरत है लेबनान के अंदर, वहां पर मतलब तबाही हो रही है उनकी और नई भर्तियां वहां पर हो नहीं रही, तो उनको शदीद जरूरत वहां पर है। लेकिन जॉर्डन बॉर्डर के ऊपर फौज लगा दी गई है, तो उनको खतरा है कि बहुत बड़ा ऑपरेशन यहां से होने जा रहा है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के इंतहाई लिथल, इंतहाई तबाहकुन हमले, और आज पहली बार जो इसराइल की कम्युनिकेशन लाइंस हैं वो भी हिजबुल्लाह ने उड़ा दी हैं। इससे पहले सिर्फ पावर स्टेशन को निशाना बनाया जाता था, आज उनकी कम्युनिकेशन लाइंस को भी जो है वो निशाना बनाया गया है। फिर दर्जनों टाउन सेटलमेंट्स और सिटीज हैं जहां पर आकर ड्रोन्स गिर रहे हैं, रॉकेट्स और मिसाइल गिर रहे हैं और बहुत बड़ी तबाही और हलाकतों की खबर आ रही है। गजा से इजराइल की बड़ी हलाकतों की खबर आ रही है। तो ये बहुत सारी खबरें हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। ईरान के ऊपर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की भी डिस्कशन इजराइल के अंदर जारी है, आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आगाज करते हैं जनूबी अफ्रीका से। बड़ा जबरदस्त मुल्क जनूबी अफ्रीका, जिसने सबसे पहले आलमी अदालत में गया और सबसे पहले मुकदमा वहां पर रखा। पूरी इस्लामी दुनिया के ऊपर बाजी ले गया जनूबी अफ्रीका। पूरी इस्लामी दुनिया देखती रही, एक मुल्क ने भी जाकर वहां पर केस नहीं किया और बहुत सारे मुल्कों ने बाद में कहा कि जी जनूबी अफ्रीका के साथ हम जा रहे हैं अदालत में, तो कोई फिलहाल नजर तो नहीं आया हमें। तो इसका बहुत बड़ा क्रेडिट, और ये तारीख रकम किया जनूबी अफ्रीका ने कि देखिए उनको कितने थ्रेट्स आए, उनके ऊपर सैंक्शंस की धमकियां, उनको जैसे ये धमकियां दी जाती हैं मुख्तलिफ मुल्कों को डराने धमकाने के लिए, तो सारा कुछ जनूबी अफ्रीका के साथ किया गया। लेकिन जनूबी अफ्रीका उसके बावजूद जो है वो पीछे नहीं हटा। अच्छा, अब नाज़रीन, जनूबी अफ्रीका 750 पेजेस का एक इतना बड़ा एविडेंस लेकर, मतलब कई महीनों के ऊपर उन्होंने इसको कंपाइल किया है और अब वो इतनी मोटी किताब लेकर आलमी अदालत के में पहुंच गए हैं कि इजराइल ने जो वॉर क्राइम्स किए हैं, जो नेतन्याहू ने किए हैं, फिल फॉर जो है वो इसके ऊपर फैसला होना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया किस तरह से रिपोर्ट कर रहा है? प्यूटन्स एलाई इन हॉट वॉर विद इजराइल, साउथ अफ्रीका ड्रैग्स नेतन्याहू टू कोर्ट बैटल विद न्यू एविडेंस। प्यूटन्स एलाई। अब नाज़रीन बात को समझें, अभी जब ब्रिक्स का इजलास हुआ है तो ब्रिक्स ने मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान किया साउथ अफ्रीका के इस मुकदमे में, और साउथ अफ्रीका की इन काविशों को सराहा है। साउथ अफ्रीका के इस मुकदमे को ब्रिक्स की जानिब से बाकायदा सपोर्ट किया गया और बाकायदा सराहा गया। इससे पहले साउथ अफ्रीका के सदर जब चाइना के अंदर गए थे तो चाइना के सदर ने खुलकर उनकी स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने कहा था कि हम इस अमल पर साउथ अफ्रीका को अप्रिशिएट करते हैं और इस मुकदमे में मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान करते हैं। तो अब की बार जो जनूबी अफ्रीका इतना मोटी किताब एविडेंसेस की लेकर गया है, तो यह समझे कि ये इकलौता साउथ अफ्रीका नहीं गया है, ये पूरा ब्रिक्स वहां पर गया है, ये चाइना और रशिया वहां पर गए हैं। तो इसलिए यह मामला मुख्तलिफ है। अभी तक आलमी अदालत की जानिब से कोई काबिल कदर फैसला, कोई एक्शन हमें नजर नहीं आया। लेकिन बात यह है कि एक मुसलसल तलवार है जो नेतन्याहू और इजराइल के ऊपर लटक रही है, और इसका जो सबसे बड़ा इंपैक्ट है इस मुकदमे का, जो इसने कायम कर दिया और मजीद कायम करेगा, वो है इमेज, वो है नैरेटिव, वो है लेजिटिमेसी, जिसको इस मुकदमे ने उड़ा के रख दिया है। और मैं आपको बताऊं कि इजराइल को इस मुकदमे का बहुत ज्यादा गुस्सा है, उनको बहुत तकलीफ है, उनको ये बहुत चुभता है ये मुकदमा। उन्होंने पूरी ताकत, अपनी पूरी ताकत लगाकर इस मुकदमे का जो फैसला है उसको फिलहाल रुकवा रखा है। लेकिन एक चीज जो फिलहाल भी वो रुकवा नहीं पा रहे हैं वो ये है कि जो उनका जो इमेज तबाह हो रहा है, जो उनकी असलियत खुलकर सामने आई है, खासकर वेस्ट के अवाम के सामने, ये उनका ऐसा इरिवर्सिबल लॉस है जो साउथ अफ्रीका ने कर दिया है। अगर साउथ अफ्रीका ना जाता तो मतलब ये वाला फ्रंट जब वो खाली रह जाता, इस्लामी दुनिया तो अभी तक नहीं गई है, तो हर फ्रंट के ऊपर इजराइल को कन्फ्रंट करना जरूरी था। तो अब यहां पर देखे कैसे बाकी दुनिया जो है वो फलस्तीन के साथ खड़ी है, और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते ये साउथ अफ्रीका का कितना बोल्ड स्टेप है। ये ऐसा ही नहीं है कि ये आसान काम नहीं है। अमेरिका ने क्या धमकियां लगा रखी हैं आलमी अदालत को कि हम सैंक्शन कर देंगे आलमी अदालत को, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को।
बाकायदा अमेरिका से धमकियां आ चुकी हैं कि हम इसको सैंक्शन कर देंगे। तो वहां पर जाना, मुकदमा लड़ना, ये कोई किसी भी मुल्क के लिए आसान काम नहीं था। तो साउथ अफ्रीका ने जस्टिस का झंडा उठाया है, और चूंकि साउथ अफ्रीका खुद एक ऐसी ही कॉलोनी के खिलाफ लड़ा है, तो वहां के लोग बड़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। इसलिए आप देखें, आयरलैंड सबसे बड़ा सपोर्टर है फलस्तीन का, आयरलैंड ने भी एक जिदोजहद की है। साउथ अफ्रीका सबसे बड़ा सपोर्टर। वेनेजुएला को देखिए, वेनेजुएला इस वक्त सबसे बड़ा सपोर्टर है, क्योंकि वो सबसे बड़े जो एग्रेसर्स हैं, जब सबसे बड़े जालिम हैं, उनके साथ कन्फ्रंट कर रहा है। आप देखें, जनूबी अमेरिका के सबसे ज्यादा मुल्क फलस्तीन के साथ क्यों खड़े हैं? क्योंकि जनूबी अमेरिका के अंदर एक सेंटिमेंट है इस पूरे सिस्टम के खिलाफ। तो ये एक मतलब होता है ना कि वो समझते हैं कि फलस्तीन की सपोर्ट करना उनकी मतलब अपनी सपोर्ट के मुतरादिफ है, क्योंकि वो भी ऐसे ही जिद चे गेवेरा कहां से था, तो मतलब वहां पर ये तहरीकें और सारे मामलात, तो इसलिए वो मुल्क सबसे ज्यादा सपोर्टर। अभी जो वेनेजुएला के सदर है, उनका इतना सख्त रद्द-ए-अमल था ब्रिक्स के इजलास के दौरान, जब सारे चाइना के प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, प्यूटन बैठे हुए हैं, सारी मतलब वो क़यादत वहां पर बैठी हुई है। तो उन्होंने कहा, कहां है आलमी अदालत? क्यों नहीं वो करती फैसले? क्यों नहीं वो रोकती इसराइल को? क्या फलस्तीन के बच्चे, औरतें, उनकी जिंदगियां अहम नहीं है? और उन्होंने कहा कि क्या ये अदालतें सिर्फ हम ही को थ्रेट करने के लिए बनाई गई थी? बड़े सख्त उनके अल्फाज थे, और उन्होंने कहा कि हम इस सिस्टम को अब नहीं मानेंगे। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। इसके कई डायनेमिक्स हैं, सिर्फ एक डायनेमिक इसका नहीं है। अब अगली खबर नाज़रीन ये है कि इसराइल में ये डिस्कस हो रहा है कि इससे पहले ईरान हमला करे, हमें प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करनी चाहिए ईरान के ऊपर। वी मस्ट मूव टू प्रीएम्प्टिव अटैक एंड नॉट वेट फॉर एन अटैक ऑफ ईरान। अब ये ईरान कह तो रहा है वो रिस्पॉन्ड करेंगे, और इधर उधर की बातें चल रही हैं, लेकिन अभी तक ईरान से वो शिद्दत वाला रिस्पॉन्स नहीं आया जो पहले था, और जिस तरह वो कह रहे थे कि इमीडिएट रिस्पॉन्स करेंगे, और वो नहीं कर रहे। उसकी बुनियादी वजूहात हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यह बात भी अपनी जगह पर तय है कि ईरान अटैक तो करेगा, लेकिन वो किसी और फॉर्म के अंदर होगा। वो साइबर अटैक होगा, वो इंटेलिजेंस मिशन होगा, वो कुछ भी हो सकता है। तो उसका रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन वो किसी और फॉर्म के अंदर हो सकता है। लेकिन हम कोई भी चीज निगेट नहीं कर सकते, इस जंग के अंदर हर चीज पॉसिबल है। अच्छा, अब नाज़रीन, हिजबुल्लाह के जो हमले हैं, हिजबुल्लाह के हमलों ने इसराइल का भुरकस निकाल कर रख दिया है। इसराइल की टेक्नोलॉजी को जबरदस्त इस वक्त करके रख दिया है, और बहुत ज्यादा हजीमत। इसराइल की टेक्नोलॉजी को आज तक इतनी हजीमत नहीं उठाना पड़ी। इसराइल का एक रोब और दबदबा है, एक उसकी परसेप्शन है कि इसराइल, उसके बाद पता नहीं क्या कुछ है, क्या टेक्नोलॉजी, और वो क्या कुछ कर देगा। तो उसकी टेक्नोलॉजी कभी इतनी एक्सपोज नहीं हुई थी जितनी हिजबुल्लाह ने करके रख दी है। बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन उनको हिजबुल्लाह के ड्रोन से उठाना पड़ रही है। सबसे ज्यादा उसको अगर ह्यूमिलिएट कोई कर रहा है तो वो हिजबुल्लाह के ड्रोन है। अब मैं एक खबर आपके सामने रखता हूं, और आप अंदाजा करिए इस वक्त जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया ना कि जबरदस्त करके रख दिया, ये बिला वजह मैंने इस्तेमाल नहीं किया। खबर नाज़रीन इजराइल से यह सामने आ रही है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन्स को डिटेक्ट करने के लिए इजराइल ने फौजी तैनात कर दिए हैं लेबनान बॉर्डर के ऊपर, जो अपनी आंखों से देखा करेंगे कि अच्छा ड्रोन दाखिल हो गए हैं इजराइल के अंदर, और फिर वो फोन करके बताएंगे कि हिजबुल्लाह के ड्रोन्स आ गए। यानी एयरफोर्स, उनका एयर डिफेंस, उनके रडार्स, उनकी बाकी सारी टेक्नोलॉजी, वो थार्ड और फलाना, और यहां पर अमेरिका की स्पेशल साइट्स भी हैं जहां पर उनके स्पेशल रडार्स हैं। सब कुछ वेस्ट की सारी टेक्नोलॉजी मिलकर हिजबुल्लाह के ड्रोन्स को डिटेक्ट नहीं कर पा रही, और अब वो नई टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं। और नई टेक्नोलॉजी क्या है कि फौजी वहां पर तैनात कर दिए हैं, जो अपनी आंखों से देखेंगे अच्छा ड्रोन घुस आए हैं, तो वो फिर जो है वो फौरी तौर पर कन्वे करेंगे। इससे ज्यादा कोई ह्यूमिलिएशन हो सकती है? आप मुझे बताइए। द आर्मी डिप्लॉयज सोल्जर्स एट ऑब्जर्वेशन पोस्ट अलोंग द बॉर्डर विद लेबनान टू मॉनिटर एंड वार्न ऑफ मार्चेस। वो मॉनिटर करेंगे और फिर फौरी तौर पर आगाह करेंगे कि ड्रोन्स घुस आए हैं। द आर्मी रिजॉर्ट्स टू द प्रिमिटिव मेथड, के पुराने तरीकों के ऊपर चलेंगे, ऑफ स्टेशनिंग सोल्जर्स ऑन द बॉर्डर इन ऑर्डर टू मॉनिटर हिजबुल्लाह ड्रोन्स बाय साइट, अपनी आंखों से देखेंगे। तो आप मुझे बताइए, क्या ये स्टोन एज की तरफ इजराइल नहीं जा रहा है? क्या ये स्टोन एज वाली टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जा रहा है? यानी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रोजेक्ट, अब उसकी टेक्नोलॉजी उसने ये मुतारिफ करवाई है कि अपनी आंखों से वो देखा करेंगे अच्छा हिजबुल्लाह के ड्रोन्स आए हैं, फिर आगे ये भी बता दें क्या हाथ से मार गिराएंगे उन ड्रोन्स को। अच्छा, तो मैं आपको इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि ये काम हिजबुल्लाह करती थी और करती है। खास तौर पर 2006 की जंग के अंदर ये टेक्निक आजमाई गई थी कि यहां बॉर्डर के साथ
मतलब उनके जंगजू होते थे, इवन छोटे छोटे बच्चे भी उसमें शामिल होते थे। जो ही जहाज गुजरा है तो वो फौरी कॉल करेंगे बरूत में या उस तरफ के जहाज आ रहे हैं, जहाज आ रहे हैं। तो वो 2 या 3 मिनट होते थे। तो उसमें क्या होता था कि हिजबुल्लाह या बाकी जो भी वो सारे के सारे बिल्डिंग से निकल जाते थे या कहीं अंडरग्राउंड चले गए या जो भी हुआ, मतलब जहाजों ने तो आकर बम गिरा देना है, तो वो 2-3 मिनट में वो एक्टिव हो जाते थे कि अच्छा जहाज आ रहे हैं। तो ये हिजबुल्लाह 2006 में इस्तेमाल करते रही, किसके खिलाफ? इजराइल के जंगी हथियारों के खिलाफ। और ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब लेबनान और इजराइल बराबर हो गए। मतलब जो मेथड वो इस्तेमाल कर रहे थे इजराइल के जंगी हथियारों को रोकने के लिए, अब वो हिजबुल्लाह के ड्रोन्स को डिटेक्ट करने के लिए ये वाला मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो 2006 का है और ये 2024 है, और ये इजराइल और वो लेबनान। तो क्या ये बराबर हो गए? दोनों एक जैसे मेथड जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हजीमत है, ये शिकस्त है, और एट ऑल लेवल शिकस्त है। ये छोटी बातें नहीं है कहने को। तो ये खबर है कि इजराइल ने वहां पर बंदे तैनात कर दिए, फौजी तैनात कर दिए जो ड्रोन्स को देखा करेंगे, ठीक है, फिर आंख मारकर उनको गिरा भी दिया करेंगे। ये हजीमत है और ये उनकी शिकस्त की अलामत है, क्योंकि इजराइल और लेबनान और मिडिल ईस्ट के किसी भी मुल्क की ताकत का कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। वो एक एस्टेब्लिश पावर है कि जनाब ये इजराइल और इजराइल वो। अब अगर इजराइल इस लेवल के ऊपर आ गया है तो ये खात्मा ही है उसका, और क्या है। अच्छा, इसी दरमियान नाज़रीन खबर यह भी आ रही है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इजराइल की जो कम्युनिकेशन लाइंस हैं वो डिस्टर्ब हुई हैं, उनको निशाना बनाया गया है। Thousands of Cellcom lines collapsed in the last hour for an unknown reason। ये तो इजराइल का सबसे बड़ा पैनिक है ना, कि अननाउन रीजन, पता ही नहीं चल रहा कि ये वाकया कैसे हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा ये ड्रोन, ये मिसाइल, ये प्रोजेक्टाइल कहां से आ रहा है। कभी साइबर अटैक्स बैंकों के ऊपर हो रहे हैं, कभी ट्रांजैक्शंस नहीं हो पा रही हैं, और कभी अब ये जो कम्युनिकेशन लाइंस है वो तबाह हो रही हैं। इससे पहले पावर स्टेशन तबाह हो रहे थे और बिजली गायब हो रही थी, अब ये कम्युनिकेशन लाइंस तबाह हो रही हैं। तो ये एक नई एडिशन है उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनकी एग्जॉस्शन और उनके पैनिक और फियर के अंदर। जो खौफ उनके अंदर है कि हम तबाह हो रहे हैं और हम जंग हार रहे हैं और हमारा सर्वाइवल यहां पर नहीं होता हुआ नजर आ रहा, तो ये उसके अंदर एक एडिशन है। क्या वो कॉल भी नहीं कर सकते हैं? कम्युनिकेशन भी तबाह हो रही। अब जरा आगे देखिए, बहुत सारी सेटलमेंट्स और ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। एज पार्ट ऑफ द वार्निंग टू सेटलमेंट्स इन द नॉर्थ, क्रियात शमोना, हेतजोर, किदमात, तजीवी, यसोद, हमाला वर बॉम्ब्ड। ये तमाम बड़ी सेटलमेंट्स, वो कह रहे हैं हमने इनके ऊपर बमबारी की है क्योंकि हमने इनको कहा कि ये इवैक्यूएट करें इमीडिएटली, और ये इवैक्यूएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो टिट फॉर टैट है। इजराइल कभी उठता है फलाना शहर खाली कर दें, फलाना कर दें, तो हिजबुल्लाह भी कह रही है कि ये सब भी खाली करें। रॉकेट्स फ्रॉम लेबनान कॉज मेजर फायर्स डैमेज इन द नॉर्थ। इजरायली मीडिया, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर आग लगी हुई है और बहुत बड़ा डैमेज हमें देखने को मिल रहा है। इजरायली मीडिया सेज रॉकेट एंड ड्रोन्स स्ट्राइक्स ऑन द नॉर्थ हैव बीन रिलेंटलेस। मतलब ये इतने हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे, मतलब बहुत तवत्तुर के साथ। विद अ सिंगल रॉकेट समटाइम्स कैपेबल ऑफ पैरालाइजिंग 1/3 ऑफ इजराइल। ये लाइनें हैं उनकी शिकस्त की। मुझे बताइए और हम आपके सामने क्या सबूत रखें। इजरायली मीडिया अपनी जुबानी इस बात का एतराफ कर रहा है कि इजराइल की हालत यह हो चुकी है, इस तरह इजराइल का बुरकस निकल चुका है कि समटाइम एक रॉकेट भी 1/3 ऑफ इजराइल को पैरालाइज करने की सलाहियत हासिल कर चुका है। यानी एक मिसाइल आया है सिर्फ, चाहे वो यमन से आई है, चाहे वो हिजबुल्लाह से आई है, कहां से भी आई, सिर्फ एक मिसाइल की वजह से 1/3 ऑफ इजरायली पॉपुलेशन जो है वो पैरालाइज हो जाएगी, वो शेल्टर्स के अंदर भाग जाएगी। 1/3 कितना? 9 मिलियन का 1/3 बना लीजिए कितना बनता है। और इस 1/3 को जो है ना निशाना बनाने के लिए सिर्फ एक मिसाइल काफी हो गई है। मुझे जरा तारीख में उठाकर दिखाइए कि इजराइल में कब ये हो रहा था कि एक मिसाइल आता था और इजराइल की ये हालत हो जाती थी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो जंग सिर्फ नेतन्याहू की हरधर्मी और जिद और अपने जाती मफाद की वजह से जारी है। और जंग भी क्या है? सिविलियंस के ऊपर बम गिराने, यही उनकी जंग है। और वो भी सिर्फ नेतन्याहू के लेवल तक जारी है। नीचे उनकी सोसाइटी, उनकी लीडरशिप, वो पूरी तरह से इस बात के ऊपर कन्विंस है कि उनकी आर्मी एग्जॉस्टेड हो चुकी है। वो गजा में भी अपने मकासद अचीव करने में नाकाम रहे हैं। अभी तक वो हॉस्टेजेस को नहीं ला सके और हिजबुल्लाह को वो तबाह करना दूर दूर तक नहीं देख रहे। और ईरान तो फिर इसको फिलहाल डिस्कस ही ना करें, यमन को भी डिस्कस ही ना करें। तो लेकिन नेतन्याहू कह रहा है नहीं तो मैं तो ये करूंगा, मैं तो वो करूंगा, लेकिन हकायक उसके बिल्कुल मुतरादिफ है। और अब आने वाले दिनों में कैजुअलिटीज मजीद बढ़ेंगी तो ये अंदरूनी फ्रस्ट्रेशन और एग्जॉशन और फियर मजीद बढ़ने जा रहा है नेतन्याहू के खिलाफ। सायरन साउंड इन एकर, नहारिया एंड 10 टाउन्स
इन नॉर्दर्न इजराइल, वार्निंग ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ड्रोन्स। 10 ये बड़े जो शहर और टाउन्स हैं, यहां पर इस वक्त ड्रोन्स एक बार फिर घुस रहे हैं। इजरायली आर्मी की स्टेटमेंट देखिए, वी हैव नो आइडिया वेयर दिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इज। ये जो घूम रहे हैं फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ये किधर है, हम तो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। इजरायली आर्मी कह रही है उनके आसमानों में घूम रहा है, ऑब्जेक्ट्स घूम रहे हैं, और इजरायली आर्मी कह रही है हमें पता ही नहीं है, हम नहीं डिटेक्ट कर पा रहे हैं उनको। तो ये उनकी टॉप ऑफ द टेक्नोलॉजी है जिसको पूरे वेस्ट ने इन्वेस्ट किया हुआ है, सिर्फ इजराइल की टेक्नोलॉजी नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी सेटलमेंट्स में जो रोजाना हम देखते हैं कि गैदरिंग्स को हिट किया जा रहा है, जिसमें बहुत बड़ा नुकसान इजरायली फौज का हो रहा है, वो भी हिट हुई हैं। एक तो गशेर के अंदर गैदरिंग को हिट किया गया रॉकेट साल्वो के साथ, फिर लिमन सेटलमेंट के अंदर रॉकेट साल्वो के साथ हिट किया गया, फिर ख्याम के अंदर बैराज ऑफ रॉकेट और आर्टिलरी शेल्स के साथ जो है वो इनको हिट किया गया। अच्छा, इजरायली मीडिया, द नॉर्थ इज नेवर क्वाइट एंड द थ्रेट ऑफ ड्रोन्स फ्रॉम लेबनान कंटिन्यूज। ये जो फ्रंट है नॉर्थ वाला, ये बिल्कुल खामोश होने का नाम नहीं ले रहा, और वहां से जो हिजबुल्लाह के ड्रोन्स है वो बस आते चले जा रहे हैं, आते चले जा रहे हैं। हिजबुल्लाह हैज इंक्रीज्ड इट्स यूज ऑफ प्रेसिजन ड्रोन्स। असल में वो जो पीछे वाकया हुआ है ना, जो इन 4 बेसेस को तिल अवीव और हाइफा जो हमने पिछले वीडियो में आपके सामने रखा, उसने इजराइल को हिला के रख दिया, और वो कह रहे हैं प्रेसिजन वेपन्स के अंदर बहुत बड़ा इजाफा जो है देखने को मिल रहा है। इजरायली आर्मी चीफ, उसका भी बयान सुनिए, देखिए वो क्या कह रहा है कि गजा को हरा दिया है, नया मिडिल ईस्ट हम बनाने जा रहे हैं। जरा सुनिए तो क्या रहा है ये शख्स जिसकी क़यादत के अंदर, जिसके ऑर्डर के ऊपर गजा में ये सारा जुल्म ढाया गया, लाखों फलस्तीनी मासूम निहत्ते लोग। जरा इसका बयान देखिए 13 महीनों के बाद, रिजर्व एंड रेगुलर फोर्सेस मस्ट बी लार्जर इन आवर आर्मी। हमें फौज बढ़ानी होगी, ये तो काम नहीं कर रही। I understand the high price paid by reserve soldiers and solutions must be found. मैं इस बात को समझता हूं कि जो हमने भारी कीमत हम चुका रहे हैं। वैसे क्या हुआ है, भारी कीमत आप कहां पर चुका रहे हैं? वहां तो गजा से लड़े हैं, फिलहाल तो ये सिर्फ गजा से लड़े हैं, अभी 20 दिनों से लड़ रहे हैं लेबनान से, तो ये भारी कीमत कहां पर चुकाई गई है? ठीक है, और तुम तो फाते हो रहे हो, तो फिर ये तुम भारी कीमत किस तरह से चुका रहे हो? तो ये उसके, क्योंकि ये जो नेतन्याहू ने कहा कि हम फॉल कर सकते हैं, अब आर्मी चीफ कह रहा है, इजरायली डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि सिर्फ फोर्स हर चीज का हल नहीं है। ये सोसाइटी में चुके एडमिट कर ली गई है अपनी शिकस्त, और उनकी कोई लीडरशिप ये नहीं कह रही कि हम फाते हो सकेंगे। तो अब वो वाले बयानात का अक्स या वो सोच का अक्स आपको उनकी लीडरशिप में नजर आ रहा है जो इस जंग को जारी रखे हुए हैं। ठीक है, चूंकि हर तरफ यही डिस्कस हो रहा है, मीडिया यही लिख रहा है, अवाम उनके सेटलर्स यही लिख रहे हैं, यही बातें कर रहे हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा अक्स अब उनको उनके अंदर भी आपको नजर आना शुरू हो गया। अब नाज़रीन देखिए, जो जॉर्डन से बड़ी खबर सामने आ रही, जॉर्डन के बॉर्डर के ऊपर एक पूरी डिवीजन जो है वो तैनात कर दी गई, पूरी की पूरी डिवीजन जिसमें हजारों फौजी होते हैं। जॉर्डन से क्या होने जा रहा है? बहुत करीबी दोस्त है, बहुत अच्छे ताल्लुकात, और जॉर्डन कोई जंग का इरादा नहीं रखता, ना वो कर सकता है, तो फिर जॉर्डन से खतरा किस चीज का, क्या होने जा रहा है जॉर्डन से? वहां पर तो हिजबुल्लाह भी नहीं है, तो बात यह है कि इनको डर है कि इससे पहले कुछ वाकयात हुए हैं आपके सामने, तो इनको डर है कि आगे मजीद वाकयात वहां से हो रहे हैं, कुछ तंजीमें वहां पर एक्टिव हो रही हैं और वहां से जंगजू दाखिल हो सकते हैं, तो एक पूरी की पूरी वहां पर जना डिवीजन तैनात कर दी गई। हालांकि ये उनके लिए आसान फैसला नहीं था, क्योंकि उनको एक एक फौजी की जरूरत है, एक एक फौजी की उनको जरूरत है, लेकिन यहां पर उनको हजारों फौज, अब इस बॉर्डर के ऊपर देखे ना, डिवाइड हो गया ना, कहां वो उनकी फौज गजा में, वेस्ट बैंक में, लेबनान बॉर्डर के ऊपर, और जो गुलान हाइट्स वाला है वहां पर, और अब जॉर्डन बॉर्डर के ऊपर भी उनकी फौज तैनात हो गई है। तो कितने फ्रंट्स के ऊपर ये जरा मुझे बताइए लड़ेंगे? और अगर 2-4 वाकयात मजीद इजिप्ट से हो गए, इजिप्ट से कोई जंगजू दाखिल हुए, तो फिर तो अब देखिएगा ये जूं आगे बढ़ेंगे, ये अपने अंजाम को मजीद तेज तर करते चले जाएंगे, टोटल डिफीट। जरा गजा से देखिए, गजा जो मलिया मेट और इतने बम, लाखों शहादतें, जरा देखिए गजा में इस वक्त रेजिस्टेंस किस तरह से कन्फ्रंट अभी भी मौजूद है। टाइम्स ऑफ इंडिया, इजराइल इन टीयर्स आफ्टर हमास एम्बुश किल्स मल्टीपल इजरायली सोल्जर्स इन गाजा स्ट्रिप। इजराइल इन टीयर्स, टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा है, इजराइल इन टीयर्स। इसके अलावा Qassam Brigade announced new complex ambush targeting Israeli Merkava tank with Shahbaz in Beit Lahia, then targeting the maintenance team that arrived to repair it, resulting in casualties. Merkava tank उसके अंदर क्रू और फिर जो इसको रिपेयर करने के लिए टीम आई, उसको भी निशाना बनाया गया और उनकी कैजुअलिटीज हुई हैं।
Soldier in the Rotham battalion of the Givati brigade was seriously injured today in the Gaza Strip. Evacuation of wounded from the Gaza Strip. ये जनाब गजा से इस वक्त की खबरें सामने आ रही हैं और रेजिस्टेंस वहां पर मौजूद है। इसराइल को टोटल शिकस्त हो चुकी है गजा में। दुनिया की ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो इसराइल को कान से पकड़कर ये जंग रुकवाते, जो कि जंग भी नहीं है, और उसको उसके जो जुल्म किया उससे एहतसाब किया जाता और उसको जो है ना इसकी सजा दी जाती। ये तो दुनिया का रवैया होता है या दुनिया की जिम्मेदारी बनती है। जब किसी भी मुल्क, जब भी किसी कमजोर के ऊपर कोई ताकतवर इस तरह का जुल्म करता है, इस तरह के हरबे इस्तेमाल करता है, तो फिर ये दुनिया की जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहां पर दुनिया ने वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। उसके बावजूद रेजिस्टेंस अभी भी इसराइल का वो ख्वाब पूरा नहीं होने दे रही। इसराइल के शैतानी मंसूबे अभी भी पूरे नहीं होने दे रही। तो हमास बेसिकली ना सिर्फ इसराइल बल्कि अपनों से भी लड़ी है और सारी दुनिया के साथ लड़ी है। वो सिर्फ इसराइल के इनजस्टिस के साथ नहीं लड़ी, वो अपनों के भी इनजस्टिस के साथ लड़ी है। वो पूरी दुनिया के इनजस्टिस के साथ लड़ी है और उनके सामने रेजिस्ट किया है। दुनिया तो नहीं बचाने के लिए आई ना गजा को, इस्लामी दुनिया तो बिल्कुल नहीं आई। तो फिर किसने बचा के रखा है गजा को? तो रेजिस्टेंस ने कन्फ्रंट किया हुआ ना, इसराइल को रोका हुआ है। और किसने रोका हुआ है? दुनिया ने तो हथियार दिए हैं और अब भी दे रही है। दुनिया ने तो टाइम दिया इसराइल को कि ठीक है, अच्छा 1 महीने में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 4 महीने और ले लो। 4 महीनों में भी नहीं हुआ, अच्छा 6 महीने और ले लो। तो दुनिया ने तो टाइम दिया इसराइल को कि बस जो करना है कर लो, हम कोई बात नहीं, हम कहेंगे मजम्मत करते हैं, हम ये करते हैं, बहुत बुरा हो रहा है, जंग फैल जाएगी, दुनिया में नुकसान है। किसी की ये इंटरेस्ट में नहीं है ये वॉर, तो दुनिया तजिए करती रह गई है। आपने कभी दुनिया में सुना है कि गवर्नमेंट जो है वो तजिए कर रही हो कि इसका ये नुकसान है, इसका ये फायदा है? दुनिया जो है वो एक्शन लेती है, गवर्नमेंट एक्शन लेती है, तजिया कार तजिया करते हैं, मीडिया तजिया करता है। गवर्नमेंट्स का काम होता है एक्शन लेना। लेकिन आप सारे मिडिल ईस्ट के हुक्मरानों को देखिए, वो तजिए कर रहे हैं कि ये तो बहुत किसी के फायदे में नहीं है, हमें डीएस्केलेशन करनी चाहिए, सीज फायर होना चाहिए, कीमती जाने जा रही हैं, ऐसे ही इकोनॉमी का नुकसान हो रहा है। तो तजिए कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे जो उनका काम है। तो ये बहरहाल इस वक्त की ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर की। आपने राज जरूर आगा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।